हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां और इसके तहत हम टीएटी, आईबीटी और सीएटी पढ़ चुके हैं। इसके बाद में जो मैंने बताई थी वो आती हैं एससीटी यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण और डब्ल्यूएटी शब्द साहचर्य परीक्षण। जैसा आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान सरकार, यूजीसी एंड एनसीईआरटी सभी ने नियम तय कर दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाए और सभी अभी घर पे हैं, तो पढ़ाई से दूर नहीं होना है क्योंकि लॉकडाउन टूटने के जस्ट बाद में विज्ञप्ति जारी होगी। और अपने राजस्थान में तो ये स्पष्ट भी हो चुका है कि लॉकडाउन पूरा होने के जस्ट बाद में रिट की वैकेंसी निकाल दी जाएगी और लगभग 3 महीने का समय दिया जाएगा। लेकिन लॉकडाउन कब तक टूटे ये कोई अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन इस दौरान हम पढ़ते रहें और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, ये आवश्यक है। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियों के तहत आज हम पढ़ेंगे एससीटी। एससीटी पूरा नाम है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, हिंदी में वाक्य पूर्ति परीक्षण। एससीटी, इसमें सबसे अहम बिंदु जो है वो है इसका प्रतिपादक, क्योंकि वाक्य पूर्ति परीक्षण और शब्द साहचर्य परीक्षण की जो थ्योरी है उसमें से अभी तक कोई प्रश्न नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हमें समझना आवश्यक है कि ये टेस्ट होता किस तरीके से है, और पढ़ने के बाद में हमें स्वयं को लगेगा कि इसकी थ्योरी में इतना कोई खास नहीं है। और 3rd ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। तो एससीटी टेस्ट के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं। पाइन व टेंडलर, जिन्होंने सन 1930 में यह टेस्ट दिया था। किसके लिए? व्यक्तित्व मापन के लिए। और कौन सी विधियों के तहत आता है? प्रक्षेपी विधियों के तहत। ये हमें जरूर याद रखना है कि कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी है और कौन सी अप्रक्षेपी है। तो टीएटी, सीएटी, आईबीटी और एससीटी ये मुख्य रूप से प्रक्षेपी विधियां हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन सन 1930 में पाइन व टेंडलर के द्वारा किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो बनता है वो ये बनता है कि भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो भारत में इसका निर्माण विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। ये 2 प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। एससीटी सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं, जिन्होंने 1930 में इसका प्रतिपादन किया। और ये व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है। और भारत में एससीटी या वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया। अब इस टेस्ट की प्रक्रिया या किस तरीके से व्यक्तित्व का मापन होता है वो हम समझते हैं। तो इसके नाम से ही ये स्पष्ट है, वाक्य पूर्ति, अर्थात इसमें जिस बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है या मापन किया जाता है, व्यक्तित्व मापन करने के लिए इसमें उस बालक को रिक्त स्थानों सहित, रिक्त स्थानों के साथ वाक्य दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? वाक्य। अब यहां पे प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान है, इसको पूरा करना होता है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है किसे? बालक को। परीक्षक वाक्य देता है तो वाक्य, और बालक पूर्ति करता है तो पूर्ति। और उस आधार पे जो बालक उन वाक्यों को पूरा करता है,
किस आधार पर उसने पूरे किए हैं, उस समय उसकी क्या मनोदशा थी, उसके स्वयंगों का प्रवाह किस कदर था और उसकी परिस्थितियां क्या थी, उसके क्या मनोभाव थे, उसके आधार पर वह पूरा करता है। तो पूरे किए गए वाक्यों का परीक्षण करके उसके शील गुणों का पता लगाया जाता है। अर्थात इसमें व्यक्तित्व मापन के लिए रिक्त स्थानों के साथ बालक को क्या दिया जाता है, वाक्य दिया जाता है। इन वाक्यों या पंक्तियों में एक पूरी कहानी होती है और इस कहानी को पूरा करना होता है। सिंपल सी बात है, वाक्य पूर्ति परीक्षण में जिस व्यक्ति या जिस बालक के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे रिक्त स्थानों के साथ एक कहानी या वाक्य या पंक्तियां दी जाती हैं। इन पंक्तियों को या इन वाक्यों को पूरा करने के लिए उसे कुछ उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं। इन उद्दीपक शब्दों की सहायता से और अपने अनुभवों की सहायता से वह बालक इन वाक्यों को पूर्ण करता है, अर्थात इनकी पूर्ति कर देता है। दो चीजें होती है मुख्य रूप से, एक होता है उद्दीपक और एक होती है अनुक्रिया। जिस वस्तु, पदार्थ या शब्द को देख करके व्यक्ति क्रिया करता है वह क्या कहलाता है, उद्दीपक। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और कहीं पे गर्म समोसे बन रहे होते हैं, उन समोसों की खुशबू से ही हमारे मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। लार आना क्या है, अनुक्रिया। किसको देख करके मुंह में लार आई, समोसे को देख करके आई, तो समोसा वहां पे क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। तो इस उद्दीपक शब्द के आधार पर बालक उन वाक्यों को पूरा करता है और जब बालक इस कहानी को पूरी कर देता है तो परीक्षक उस कहानी को या उन वाक्यों को पढ़ करके कि किस प्रकार के शब्दों का इसने चयन किया है, उसके व्यक्तित्व के शील गुणों का आकलन करता है कि उक्त बालक का व्यक्तित्व इस प्रकार का है, इसमें इस हद तक दमित इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि प्रक्षेपी विधियों से बालक के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, उसकी दमित इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण में जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसे रिक्त स्थानों के साथ कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं। इन अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए बालक को कुछ उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं। बालक इन उद्दीपक शब्दों के साथ और अपने अनुभव के साथ इस पूरी कहानी को कंप्लीट करता है, पूर्ण कर देता है और बाद में उन पूरे किए गए वाक्यों या कहानी के आधार पर परीक्षक उसके व्यक्तित्व के किन गुणों को प्रकट करता है, शील गुणों को प्रकट करता है और उसकी क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, उसकी पूरी की पूरी थ्योरी उसके सामने प्रकट कर देता है। ये था वाक्य पूर्ति परीक्षण। एक बार पुनः देखते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण, अर्थात एससीटी के प्रतिपादक पाइन व टेंडलन हैं, जिन्होंने 1930 में इसे दिया था और भारत में वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। यह व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी विधि है और प्रक्षेपी विधियों के द्वारा मनुष्य के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है या उसकी दमित इच्छाओं का अध्ययन किया जाता है। इस परीक्षण में बालक का अध्ययन करने के लिए उसे रिक्त स्थानों के साथ कुछ वाक्य दिए जाते हैं या कहानी दी जाती है और इन वाक्यों को पूरा करने के लिए उसे उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं। बालक उद्दीपक शब्दों के सहयोग से अपने अनुभवों को आधार बनाकर उन वाक्यों को पूरा करता है और बाद में परीक्षक उसके बारे में उसके व्यक्तित्व का पता लगाता है। इसमें कुछ इस प्रकार से वाक्य दिए जाते हैं, जैसे मैं प्राय सोचता रहता हूं। आगे रिक्त स्थान दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे माता पिता अक्सर मुझे, रिक्त स्थान दे दिया। इसके अलावा मेरे मित्र मेरे साथ, रिक्त स्थान दे दिया। अब इस तरीके का वाक्य दिया जाता है, मैं प्राय सोचता रहता हूं। अब इसको पूरा करने के लिए उसे उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं, जैसे मैं इंजीनियर बनूंगा। दूसरा, मैं क्या करूंगा। अब
बालक की क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, उसके आधार पर वह इसे लिखता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी शब्दों में से चयन करे, इसको हटकर भी वह लिख सकता है। जैसे किसी बालक ने यहाँ पे लिख दिया इंजीनियर बनूंगा, अब इससे अलग क्यों, हो सकता है किसी बालक की डॉक्टर बनने की इच्छा हो तो वो यहाँ पे डॉक्टर भी लिख सकता है, लेकिन एक सीधा निश्चित शब्द लिखता है। मैं प्राय सोचता रहता हूँ कि मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, तो मतलब बालक सांवेगिक दृष्टि से स्थिर है। जबकि यहाँ पे वह ये लिख देता है मैं प्राय सोचता रहता हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या बनूंगा, मतलब उसमें विश्वास ही नहीं है, उसकी सांवेगिक अस्थिरता झलक रही है, उलझन की स्थिति है, तो उससे इसके इस गुण का पता चलता है। मेरे माता पिता अक्सर मुझे प्रेम से समझाते हैं, तो मतलब बालक घर में अच्छे तरीके से समायोजित है। मेरे माता पिता मुझे डांटते रहते हैं, मतलब बालक का परिवार जो है उसका वातावरण अच्छा नहीं है, घरेलू हिंसा है, या फिर कोई मादक पदार्थों का सेवन हो रहा है, या फिर बालक की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, परिणाम स्वरूप वह तनाव की स्थिति में। मेरे मित्र मेरे साथ खेलना पसंद करते हैं, मतलब अच्छे तरीके से वह बहिर्मुखी दृष्टिकोण रखता है, अच्छे तरीके से अपने मित्रों के साथ एडजस्ट है। जबकि मेरे मित्र मेरे साथ खेलना ही पसंद नहीं करते, मतलब वह अंतर्मुखी है या फिर कुसमायोजन का शिकार है। इस प्रकार इन वाक्यों को पूरा करके बालक की मनोदशा का पता लगाया जाता है। इसके बाद में आता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और WAT कंप्लीट होने के साथ ही अपनी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां भी पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। तो SCT के बाद में आती है WAT, पूरा नाम है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। हिंदी में बोलेंगे शब्द साहचर्य परीक्षण। थोड़ा सा अंतर है, यह है शब्द साहचर्य परीक्षण और वो था वाक्य पूर्ति परीक्षण। SCT में अर्थात वाक्य पूर्ति परीक्षण में स्टूडेंट को पहले क्या दिए जाते हैं, सेंटेंस दिए जाते हैं, वाक्य दिए जाते हैं और उनके साथ उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स को लिखना होता है या बालक को लिखना होता है। किंतु इसमें लिखने वगैरह का काम ही नहीं है। WAT में या शब्द साहचर्य परीक्षण में सिर्फ मौखिक रूप से उद्दीपक शब्द दिए जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का मापन हो रहा है वह भी मौखिक रूप से अपने शब्द उसके सामने उजागर करता है। तो पढ़ते हैं शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो WAT का सर्वप्रथम निर्माण सन 1879 में गाल्टन द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट है। वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, पाइन व टेंडलर। और शब्द साहचर्य परीक्षण किसने दिया, गाल्टन ने। कब दिया, 1879 में। इसके साथ ही गाल्टन ने शब्द साहचर्य परीक्षण के लिए कितने शब्दों की सूची तैयार की, तो 75 शब्दों की सूची तैयार की। क्यों, यह मुख्य रूप से शब्द पे ही आधारित होता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना है उसके लिए गाल्टन ने केवल 75 शब्दों का चयन किया और इन 75 शब्दों को एक एक करके मौखिक रूप से उसके सामने रखा। कैसे, इस परीक्षण में मुख्य रूप से शब्दों की माया है। तो ये जो शब्द होते हैं ये उद्दीपक शब्द होते हैं, उद्दीपक शब्द होते हैं। जैसे कोई आदमी दूर से चल के आया, अभी की स्थिति लेते हैं, लॉकडाउन है और बसें चल नहीं रही हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि आपका जानकार व्यक्ति कि आपके पास, हम जैसे नवलगढ़ में हैं तो दूर से कोई गुड्डा से व्यक्ति चल के आता है और हम देखते हैं कि वो पैदल चल के आ रहा है और हम उसे सिर्फ इतना बोलते हैं पिएगा,
तो मतलब उद्दीपक शब्द हो गया वो तुरंत अनुक्रिया करेगा हाँ ना, या फिर हम उसके ये उद्दीपक शब्द देते ही उसको ये बोलते हैं कि ये शब्द सुनते ही कि पिएगा, तेरे मन में कौन सा पेय पदार्थ पीने की इच्छा हुई, वो हम उससे पूछेंगे। तो इस प्रकार से गाल्टन ने केवल 75 शब्द लिए और इन 75 शब्दों के माध्यम से व्यक्तित्व के मापन की सूची को आधार बनाकर व्यक्तित्व का आकलन करने का खाका तैयार किया। तो यहाँ पे WAT शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया? गाल्टन के द्वारा। कब? 1879 में। कितने शब्दों की सूची तैयार की उसने? 75 शब्दों की। लेकिन गाल्टन ने इसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन नहीं किया या वह नहीं कर पाया। व्यक्तित्व मापन के रूप में WAT का प्रयोग करने का श्रेय है फ्रायड एवं उनके शिष्य को और विशेष रूप से युंग को। लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये परीक्षण होता किस तरीके से है, इसकी प्रक्रिया किस तरीके से है। WAT में या शब्द साहचर्य परीक्षण में कुछ पूर्व निश्चित उद्दीपक शब्द जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसके सामने मौखिक रूप से एक एक करके प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जब उसके सामने एक एक करके प्रस्तुत किया जाता है तो जो ही वह शब्द सुनता है, शब्द सुनने के साथ ही उससे पूछा जाता है, केवल एक एक शब्द के ऊपर उससे पूछा जाता है कि तेरे मन में क्या विचार आ रहा है, या आपके सामने कौन सा शब्द आपके मन में निकल कर आया, वह उसे बताने के लिए कहा जाता है। और वह जो शब्द बताता है उसको नोट कर लिया जाता है और उन सारे शब्दों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना होता है उसको एक एक करके ये उद्दीपक शब्द मौखिक रूप से उसके सामने रखे जाते हैं और जो ही वह शब्द सुनता है, सुनने के तुरंत बाद उससे पूछा जाता है कि आपके मन में कौन सा शब्द निकल कर आ रहा है, वह शब्द पूछा जाता है और उस शब्द को नोट किया जाता है। उसको नोट करने के बाद में जब पूरे के पूरे शब्द हो जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि WAT यानी शब्द साहचर्य परीक्षण मानसिक रोगियों एवं सांवेगिक अस्थिरता वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व मापन हेतु अत्यंत उपयोगी है। या यूं कहें कि WAT के द्वारा मानसिक रोगियों एवं सांवेगिक दृष्टि से अस्थिर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन इस विधि के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब गाल्टन ने तो इसका निर्माण किया और व्यक्तित्व मापन के लिए इसका प्रयोग शब्द साहचर्य परीक्षण का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? सिगमंड फ्रायड एवं उनके शिष्यों द्वारा। विशेष रूप से युंग ने। युंग जिन्होंने व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था या आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, युंग ने इसका सही तरीके से प्रयोग किया और युंग ने सन 1904 में 100 शब्दों की मानक सूची तैयार की। गाल्टन ने 1879 में कितने शब्दों की सूची तैयार की? 75 शब्दों की। कि इन 75 शब्दों के द्वारा ही हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। और फ्रायड के शिष्य युंग ने मुख्य रूप से 1904 में 100 शब्द यानी 25 शब्द और जोड़ दिए, 100 शब्दों की सूची तैयार की और इस आधार पर उसने व्यक्तित्व का मापन किया। तो इन 100 शब्दों की सूची तैयार कर
इस विधि के द्वारा यानी WAT के द्वारा युंग ने व्यक्ति की अनुक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अब समझने में ऐसा लग रहा होगा कि इन शब्दों के माध्यम से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जा सकता है। शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। जैसे आप किसी के भी सामने अचानक कोई शांति से बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, और वहाँ पे जाके आप सिर्फ इतना बोल दो बम, क्या अनुक्रिया होगी? सब भाग जाएंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कहीं पे बैठा है, मायूस चेहरे के साथ बैठा है, या कोई भिखारी बैठा है, आप अपने पॉकेट से उसके सामने 100 रुपए का नोट निकालते, उद्दीपक है 100 रुपए का नोट, तो हो सकता है वो आपकी तरफ एकदम आश्चर्य की स्थिति से देखे और फिर अपनी गर्दन झुका ले कि ये मेरा मजाक बना रहा है, लोग 1 रुपया 2 रुपया नहीं देते, ये मुझे क्या 100 का नोट देगा। इसके अलावा एकदम से कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके कानों में रिहाई शब्द सुने, जबकि उसे पता है कि मर्डर के केस में उसे आजीवन जेल की सज़ा हो चुकी है, लेकिन यदि उसे रिहाई शब्द सुनाई दे तो वो ज़रूर बाहर देखेगा। अनुक्रियाएं होती हैं। इसी के अलावा यदि कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा है और उस समय उसके सामने रसगुल्ला, जलेबी का नाम लिया जाए तो क्या अनुक्रिया होती है? अनुक्रिया होती है। तो ये इस आधार पे शब्द तैयार किए गए हैं कि उसके व्यक्तित्व का आकलन हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे व्यक्ति में किस हद तक प्रेम का भाव है। कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम जिसे एक तरफा चाहते हैं उसके शब्द सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो इसमें युंग ने 100 शब्द तैयार किए और उसका दावा था कि इन 100 शब्दों के द्वारा हम व्यक्ति की मनोदशा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन 100 शब्दों की मानक सूची से उसने कि अलग अलग व्यक्तियों का अध्ययन किया कि इन 100 शब्दों के ऊपर अलग अलग व्यक्तियों की क्या क्या अनुक्रियाएं होती हैं। इन पूरी अनुक्रियाओं को उसने सेव कर लिया, एक जगह कलेक्ट कर लिया कि व्यक्ति इस तरीके की अनुक्रियाएं करता है। अब इस अनुक्रियाओं के ज्ञान का उसने विश्लेषण किया। अनुक्रियाओं के ज्ञान का पूरी तरीके से विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद में प्रत्येक अनुक्रिया को सांकेतिक अर्थ प्रदान किया। इस दौरान सांकेतिक अर्थ प्रदान करने के साथ साथ उसने ये तय किया कि अनुक्रिया करने में कितना समय लगता है। अनुक्रिया करने के समय के आधार पर सांवेगिक संघर्षों का पता आसानी से लगाया जा सकता है। यहां तक कि युंग ने क्या किया कि गाल्टन ने जो 75 शब्द दिए थे, इसके अतिरिक्त उसने सन 1904 में 100 शब्दों की एक मानक सूची तैयार की और इस सूची के आधार पर उसने व्यक्ति की अनुक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया। प्रत्येक शब्द पे व्यक्ति क्या अनुक्रिया करता है उसका ज्ञान प्राप्त किया और उसका एक डाटा बना लिया। फिर इन अनुक्रियाओं के ज्ञान का उसने बारीकी से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया और साथ ही इस अनुक्रिया को एक सांकेतिक कोड प्रदान कर दिया या सांकेतिक अर्थ प्रदान कर दिया। साथ उसने समय नोट किया कि प्रत्येक अनुक्रिया करने में व्यक्ति कितना समय लेता है। उस समय के आधार पर उसने मनोवैज्ञानिक संघर्षों यानी मानसिक तनाव या फिर सांवेगिक संघर्षों का आसानी से पता लगा लिया। हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसे शब्द होते हैं कि हम 4-5 व्यक्ति बैठे हुए होते हैं, एक व्यक्ति तुरंत हंसने लगता है, उसने अलग अलग अर्थ लगा लिया, और एक व्यक्ति उस पर गंभीर हो जाता है कि ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग अनुक्रियाएं होती हैं। एक व्यक्ति के लिए भोजन ही प्राथमिकता है जबकि एक व्यक्ति के लिए पैसा ही प्राथमिकता है। तो ये था WAT यानी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण। WAT का सर्वप्रथम निर्माण गाल्टन द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है 3rd ग्रेड में। मैंने बताया था कि
SCT और WAT के मुख्यतः प्रतिपादकों के नाम ही पूछे जा चुके हैं। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण के प्रतिपादक पाइन व टेंडलर थे, जिन्होंने 1930 में दिया था, और WAT यानी शब्द साहचर्य परीक्षण का निर्माण 1879 में गाल्टन ने किया था। गाल्टन ने WAT के तहत व्यक्तित्व मापन हेतु कितने शब्दों की सूची तैयार की? इंपॉर्टेंट है, 75 शब्दों की सूची तैयार की। व्यक्तित्व मापन के रूप में इसका प्रयोग मुख्य रूप से फ्रायड के द्वारा किया गया और विशेष रूप से युंग ने किया। युंग ने व्यक्तित्व मापन के लिए WTA के तहत कितने शब्दों की सूची तैयार की? 100 शब्दों की सूची तैयार की, और इसके द्वारा व्यक्ति की अनुक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें सांकेतिक कोड में बदला, और साथ ही यह तय किया कि एक व्यक्ति को अनुक्रिया करने में कितना समय लगता है, और उस आधार पर उसकी सांवेगिक दशा को प्रकट किया गया। तो आज हमारी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां पूर्ण हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां। धन्यवाद। और इस लॉकडाउन के समय में आप पढ़ते रहें, और यदि हमारे वीडियोज आपके लिए उपयोगी हों तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में अवगत करवाएं, और यदि आप BEd के स्टूडेंट्स हैं तो अपने साथी स्टूडेंट्स को भी इससे अवगत करवाएं, क्योंकि लॉकडाउन हटने के तुरंत बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम है वो तो होनी ही है। और आज ही की ताज़ा खबर है कि UGC है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वो हमारा सेशन है वो सितंबर से स्टार्ट करने वाली है। तो इस सितंबर से पहले पहले एग्ज़ाम कंप्लीट हो जानी है, मुख्य रूप से कॉलेज और यूनिवर्सिटी की। थैंक यू एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद।